नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक दिन में दो बार बता दिया कि नरेंद्र मोदी का जो कॉन्फिडेंस है, जो पहले हुआ करता था, वो अब कैसे गायब हो गया है और किसने नरेंद्र मोदी के घमंड को तोड़ा है। दरअसल राहुल गांधी आज श्रीनगर और उसके बाद जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ थे, यानी दोनों, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों की शुरुआत करने के लिए कल ही कश्मीर पहुंच गए थे, श्रीनगर पहुंच गए थे। आज दोनों नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सबसे खास बात यह रही कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक साथ चुनाव लड़ना भी आज तय हो गया। बस इन दोनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा होना बाकी है। तो जिस बात से मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की है, आइए पहले उसी को राहुल की जुबानी सुन लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आज राहुल गांधी और उसमें पहले श्रीनगर, उसके बाद जम्मू, लेकिन बाद में जम्मू पहुंचे। जम्मू में कांग्रेस नेताओं से बात करते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले उसको सुनते हैं। और श्रीनगर में भी क्या कुछ कहा है यह भी सुनेंगे, लेकिन जम्मू में क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। आप लोग हमारे लड़ते हो और यह विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा के बीच में लड़ाई है। आपने देखा होगा, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? मैं आपको बता रहा हूं, आप गलत फहमी में मत हो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐसे ये करवा दिया। ये आपकी देन है, आपका काम है। और मैं तो पार्लियामेंट में बैठता हूं, मुझे तो बिल्कुल सामने दिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो कॉन्फिडेंस थी उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको इतना साइकोलॉजिकल टेंशन दिया कि उनकी साइकोलॉजी कोलैप्स कर गई। और वो जो प्रधानमंत्री थे, सच्चाई है पूरा देश देख पा रहा है, जो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जिनका ऊपर था, वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। और ये आप लोगों का काम है। क्यों? क्योंकि कठिनाई के समय, जब कठिनाई थी, जब आपकी विचारधारा पर आक्रमण हो रहा था, तो आप लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए घूम रहे थे। तो सुन रहे थे आप सीधा यहां पर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए राहुल गांधी, और बहुत सारी बातें, सीधा हमला नरेंद्र मोदी के ऊपर। और ऐसा ही हमला इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए श्रीनगर में भी किया था। और क्या कुछ इससे पहले ये जम्मू में बाद में पहुंचते हैं, कश्मीर यानी श्रीनगर, वहां पहुंचते हैं पहले, वहां क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए वो भी सुन लेते हैं। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं
खारगे जी पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है, और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। तो सुन रहे थे आप सीधा यहां राहुल गांधी इसी श्रीनगर में कह रहे थे और स्टेटहुड की बात भी कर रहे थे। कैसे राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से छीन लिया गया, लेकिन अब इसके बाद ये वादा भी है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा और वो दिलाने का वादा करते हुए यहाँ कांग्रेस पार्टी और यहीं श्रीनगर में भी उसी तरह जैसे जम्मू में राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, वैसे ही श्रीनगर में भी भरा। आइए जरा सुन लेते हैं यहाँ क्या कुछ कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते वक्त, जरा सुनिए। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। तो सुन रहे थे आप, उनके कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया। दरअसल 56 इंच की छाती होने का दंभ मोदी भरा करते थे, आप सब जानते हैं, और एक अकेला सब पर भारी होने की बात भी वो न सिर्फ सार्वजनिक मंचों से बल्कि संसद के अंदर भी कहा करते थे। लेकिन आज आलम यह है कि मोदी अकेले सरकार नहीं चला पा रहे हैं और न ही अपने फैसलों पर टिक पा रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी उन्हें हकीकत का एहसास करा रहे हैं और साथ ही कांग्रेस के लोगों को इस बात का श्रेय दे रहे हैं कि उनके कारण नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास डगमगा गया है। कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं में यह जोश और विश्वास भरना कितना जरूरी है, इस बात को राहुल समझते हैं कि क्योंकि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में जिन हालात में चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें कांग्रेस के पास पूरा मौका है कि वो सत्ता पर काबिज हो। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से भी मुलाकात की और यह तय हो गया कि दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बल्कि फारूक अब्दुल्ला ने तो यह भी कह दिया कि दरवाजे सबके लिए खुले हैं, यानी महबूबा मुफ्ती की पीडीपी भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। सुनिए क्या कुछ कहा सीनियर अब्दुल्ला ने, सुन लीजिए। सर, क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा अलायंस को लेकर? क्योंकि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉमन मिनिमम। आवर कॉमन प्रोग्राम इज टू फाइट इलेक्शन, टू डिफीट द डिविसिव फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन द कंट्री। पीडीपी की कोई जगह है इस अलायंस में, प्री या पोस्टपोन? वी डू नॉट नो, लेट अस फर्स्ट गो थ्रू द पोल, देन वी विल लुक इनटू दीज थिंग्स। सर, आप नो डोर्स आर क्लोज्ड फॉर एनीबॉडी। सर, आप बोले तो सुन लिया आपने, इंडिया गठबंधन से एक बार फिर बीजेपी को मुकाबला करना पड़ सकता है और उसमें मात मिलने की संभावना ज्यादा दिख रही है, क्योंकि भले ही परिसीमन करके या 10 सालों तक अपनी मर्जी से जम्मू कश्मीर के प्रशासन को चलाकर बीजेपी ने अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश की हो, लेकिन ये जमीन अभी पैर रखने लायक हुई है या नहीं हुई, ये अभी बीजेपी को परखना बाकी है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद और फिर लद्दाख में राहुल गांधी ने अलग से जो वक्त बिताया था, यात्रा की थी, उससे इन दोनों ही जगहों पर यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में माहौल काफी बदल गया है।
लोग अब राहुल गांधी में अपने भविष्य की उम्मीदें देखने लगे हैं। चुनावी तैयारियों में फिलहाल कांग्रेस ने बीजेपी पर बढ़त हासिल कर ली है, ये आप तय मानिए। अब यह देखना है कि क्या बीजेपी यहां किसी और किस्म का खेल करके चुनाव में जीत की कोशिश करेगी या फिर इंडिया गठबंधन के सामने पस्त हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर में राज्य के दर्जे के साथ ही गुजरे जमाने की शांति को वापस ले आ पाएगी कांग्रेस या बीजेपी, या यहां सियासी गेम जैसे अभी तक चलता रहा है वही चलता रहेगा। और इन सब के बीच राहुल गांधी ने अपनी जो बात रखी है, पहली बाजी इस जम्मू कश्मीर में जाकर कैसे जीत ली है। और सिर्फ जम्मू कश्मीर तो एक नमूना मात्र है, एक उदाहरण मात्र है, लेकिन राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, चाहे आप मणिपुर देख लीजिए, वायनाड देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश का हाथरस या ऐसे और भी जगहों पे देख लीजिए, जहां भी राहुल गांधी ने कदम पहले रखे बढ़ाए, नरेंद्र मोदी को मात खानी पड़ी हो। और अब तो संसद के अंदर भी, इसीलिए क्योंकि सदन के अंदर बिल पेश करना भी नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए अब मुश्किल हो गया है। ऐसे में क्या कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने या राहुल गांधी ने जीत ली है पहली बाजी? ये तमाम सवाल, कैसे बढ़त बना ली है कांग्रेस पार्टी ने, ये तमाम सवाल आप तक हम पहुंचाएंगे। और इसके लिए करना कुछ नहीं है, हमारे 5 साथी सहयोगी वरिष्ठ पत्रकारों की टोली अभी मौजूद है। देखिए यहाँ पर 5 साथी हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हैं, कुमार नरेंद्र सिंह जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, उनका भी। सीधे आना चाहता हूं, मेरा पंकज जी आपके पास ही आना चाहता हूं। पंकज जी, कैसे देखा जाए राहुल गांधी का भाषण, उसके 3-4 अलग अलग हिस्सों को आप लोगों तक पहुंचाया, आपने सुना भी होगा उनके पूरे भाषण को, दोनों जगहों के भाषण को। आज एक अलग आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। एक बात और जोड़ दूं, जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन कर रहे थे राहुल गांधी, तो उस दौरान 4 दिन तक अपनी टीम भी, उसमें मैं भी था, वहां श्रीनगर में हम लोग थे। भारी बर्फबारी में राहुल गांधी ने उस यात्रा का समापन ही नहीं किया था, बल्कि एक बहुत ही शानदार भाषण दिया था। उस दौरान लोगों से मिलने जुलने का मौका मुझे भी मिला था और एक राहुलमय वातावरण हो गया था। और आज जो बात यहाँ राहुल गांधी कर रहे थे, वो कॉन्फिडेंस, उस समय का 1.5 साल पहले का कॉन्फिडेंस आज भी दिखाई दे रहा था। और ये बैकडोर से ये बातें राहुल गांधी तक आई होंगी जरूर, कि अभी भी वहां के और खासकर युवा जो हैं वो राहुल गांधी को, उनकी नीतियों को काफी चाहने लगे हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए कि कांग्रेस ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि देश के सियासी माहौल में बढ़त बना ली है? पंकज जी, इसमें कोई शक नहीं है। कश्मीर में, खासतौर में घाटी के इलाके में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन और उसके बाद इस चुनाव के, जो लोकसभा चुनाव के बाद जो इलेक्शन का एक प्रोमिनेंट स्पेल है, उसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर पहुंचकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने बता दिया है कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर देश के अन्य राज्यों के अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। एक चीज। दूसरी चीज, खासतौर में घाटी में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति, ये हमको अभी लोकसभा चुनाव में मालूम पड़ गया था कि उन्होंने वहां पे चुनाव ही नहीं लड़ा। घाटी की किसी सीट पे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। यह दिखाता है कि राहुल गांधी वहां जो वादा करके आए थे कि हम भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी अपना रिश्ता वहां कायम रखेंगे, वो भरोसा वहां के लोगों में है। लेकिन दुर्भाग्य हुआ, धारा 370 के प्रावधानों को समाप्त करने के बाद में घाटी के इलाके में बहुत बड़ी संख्या में फोर्स को लगाकर एक शांति को दिखाने के बाद ये बताने की कोशिश की गई कि अब वहां पर सब कुछ सामान्य है। दूसरे आंकड़े दिए गए कि इतने सारे लोगों ने यात्रा की, हुआ था इतने सारे टूरिस्ट वहां गए। टूरिस्ट वहां पहले भी जा रहे थे। यदि इस साल छड़ी मुबारक यात्रा में हमने बोला कि अमरनाथ के यात्री बढ़े हैं, तो हम पिछले 50 साल का आंकड़े देख ले, हर साल बढ़ते हैं जी। हम उसको देश से अलग क्यों मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि मेरा कश्मीर तो मेरा है, लेकिन कश्मीर मेरा नहीं, कश्मीरी मेरा नहीं है। और
राहुल का जो प्रेजेंटेशन है वो कहता है कि कश्मीर भी मेरा है, कश्मीरी भी मेरा है। ये एक बहुत बड़ा उन्होंने एक सेट किया। और देखिए आज का तारीख में भी यदि हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखें तो किसी तरीके से पहली बार यदि हम चुनाव देखें का यूटी बनने के बाद पहली बार चुनाव है, सीमांकन के बाद में पहली बार चुनाव है, 370 हटने के बाद में पहली बार चुनाव, बहुत सारी बातें जो पहली बार हो रहा है, इसलिए एक क्यूरियोसिटी घाटी के लोगों में सबसे ज्यादा है। अभी तक ये बताया गया कि घाटी में तो ठीक है कि वो दूसरी समुदाय के लोग रहते हैं तो वहां पर आतंकवाद है, लेकिन जम्मू में नहीं है। और इस सरकार के तीसरे कार्यकाल के बाद में जो 6 बड़े हमले सुरक्षा बलों पे हुए वो सभी जम्मू में हुए हैं। तो ये भी बहुत स्पष्ट है कि जो छद्म पर्दा बनाया जा रहा था। देखिए इन्होंने सीमांकन में क्या किया, सीमांकन में जो सीटें बढ़ाई उसमें 5 सीटें इन्होंने जम्मू में बढ़ाई, घाटी में 1 ही बढ़ाई, क्या सोच के। लेकिन आज का तारीख में भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जम्मू की जो 43 सीट्स हैं भारतीय जनता पार्टी केवल वहीं चुनाव लड़ेगी। वो घाटी की जो सीटें हैं, बाकी की 47 सीटें, उसमें वो अलग अलग किस्म के लोगों से समझौता करने के मूड में है। सज्जाद लोन की पीपुल कॉन्फ्रेंस से, अल्ताफ बुखारी के अपना दल से, हालांकि अपना पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र भी लागू कर दिया और घाटी की लगभग सब सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। सज्जाद लोन की स्थिति यह है कि जब बारामूला में चुनाव लड़े थे तो वो तीसरे नंबर पे थे, 1,73,000 वोट मिले थे। रशीद इंजीनियर वहां से जो जीते हैं, जो निर्दलीय हैं, ऐसा समझा जा रहा है कि एनआईए को निर्देश दिए जा चुके हैं कि रशीद इंजीनियर की जो जमानत की अर्जी है उस पर ज्यादा विरोध न किया जाए, उनको जमानत दी जाए, क्योंकि घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ना सिर है ना पैर है। और ये जो भ्रम में है जम्मू रीजन को लेकर, जम्मू रीजन में भी इनकी स्थिति यही है। आज राहुल गांधी का जो जम्मू में जो उनका दौरा और उनकी सभा हुई है उसमें बड़ी संख्या में जिस प्रकार से सिख लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है, हिंदू कम्युनिटी खासकर डोगरा ब्राह्मण्स ने किया, उससे बहुत स्पष्ट है कि जम्मू में भी कांग्रेस और राहुल गांधी पे एक लंबा भरोसा है। देखिए आपको देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्य से किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में आई, और उसके लिए वेरी सॉरी टू से जो पूरे देश के सभी नेताओं ने गलती की, जो ममता बनर्जी ने भी गलती की थी, जो ठाकरे ने भी गलती की थी, और फारूक अब्दुल्ला ने भी गलती की थी, और पीडीपी भी नहीं गलती की थी। आप सोचिए 2002 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केवल 8.6% वोट मिले थे और 1 सीट मिली थी। 2008 में जैसे ही फारूक अब्दुल्ला एनडीए का हिस्सा बन गए थे और उन्होंने हिस्सा दिया, सीधे 11.28% वोट हुआ और 11 सीट हो गई। और उसके बाद 2014 में 23.2% वोट मिला और 25 सीट जीती, और बाद में पीडीपी के साथ में उन्होंने सरकार बनाई और धीरे धीरे पीडीपी को ही खा गए। तो ये जो लोग भी क्षेत्रीय दल, आज सज्जाद लोन या अल्ताफ बुखारी या जो भी राजनीतिक क्षेत्रीय दल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को स्पेस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मान के चलें कि वो स्पेस उनके लिए खतरा है। कि गुलाम नबी आजाद की जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी थी वो तो इररिलेवेंट हो चुकी है। मुझे लगता है कि अब गुलाम नबी आजाद ही अकेले पीएसटी हैं उस पार्टी के, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, तीनों वही बचे, बाकी उनके पीछे से सब कुछ खाली हो चुका है। यह बात सही है कि जितनी ताकत से इंडिया गठबंधन के लिए अब्दुल्ला परिवार आगे है, और जाहिर है कि अब्दुल्ला परिवार पहले भी कांग्रेस का नेचुरल एलाई रहा है। यदि ये लोग ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं तो घाटी की 47 सीटों में जिन निर्दलियों के बदौलत भी बीजेपी बैठी हुई है उसको कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। और जाहिर है राहुल गांधी तो अपने भाषण में अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं को पूरा श्रेय दे रहे हैं, लेकिन ये बात तय है कि 370 के एवोल्यूशन के बाद में स्पेशली घाटी इलाके में कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत निराश था। वो झंडा लेके निकलने की ताकत नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको जिस प्रकार की, आप सोचिए कि किसी एक इलाके में 3 साल आप इंटरनेट बंद रखें, लोगों के रोजगार छूट जाएं, आपको जबरदस्ती बोला जाए कि आपको यही करना है,
एक छोटे से इलाके में 5 लाख का सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी जाए। हालांकि ये बात तय है कि कांग्रेस को इस चुनाव में बहुत गंभीरता से और मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं आप हमारे कितने दर्शकों ने न्यूटन सिनेमा देखा था, बस्तर के चुनाव वाला। ये जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से में न्यूटन होता है। अभी भी 95,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पे डाल दिया गया पहले से ही। तो राहुल गांधी ने सबसे बड़ी चीज है, चुनाव का नतीजे जैसे भी होंगे हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन के लिए सकारात्मक होंगे, लेकिन राहुल गांधी ने सबसे पहले वहां जाके खड़गे जी के साथ जाकर यह बता दिया कि हमें कश्मीर से, कश्मीरियत से और कश्मीर के लोगों से नैसर्गिक लगाव है और वहां के जो मुद्दे हैं, देखिए बीजेपी उनको 370 में घेरने की कोशिश कर रही है और राहुल गांधी विकास का बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं और स्टेटहुड वापस लाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें और उसमें राहुल गांधी हर जगह विकास, शांति, स्टेटहुड, ये तीनों की बातें राहुल गांधी यहां कहते हुए करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तो चुनाव की घोषणा हुई, अब चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए राहुल गांधी, लेकिन यहां से और जो सीधा हमला नरेंद्र मोदी पे कि पहले 56 इंच कैसे टाइट होकर खड़े होकर भाषण देते थे और अब आते हैं तो कैसे नजर आते हैं, ये सारी बातें कहते हुए कहीं ना कहीं वहां से भी, और अगर जम्मू कश्मीर से ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं तो नीचे तक, कन्याकुमारी तक ये बात जाती है, ये तय मानिए। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी के आज के भाषण को, उस पर क्या कहेंगे? राजीव जी, राहुल गांधी ने आज के अपने भाषण में ये बात साफ कर दी कि कश्मीर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को भी हम उतनी ही तवज्जो देते हैं जितनी किसी दूसरे राज्य को। एक बात और जो कहने देखने में आ रही है कि अब गुलाम नबी आजाद की पार्टी कांग्रेस के कितने करीब जाएगी, ये देखने वाली बात होगी, जबकि बीजेपी अपना पूरा फोकस जम्मू इलाके की 34 सीटों पर ही रखना चाहती है। इन सब चीजों को देखें तो राहुल गांधी ने शुरुआत अच्छी की। 2 दिन उन्होंने और खड़गे जी ने जम्मू कश्मीर के इलाके में बिताए, आम लोगों के बीच बिताए, आइसक्रीम खाई और वहाँ के स्थानीय व्यंजनों को चखा और उस बहाने बड़े सामान्य तरीके से लोगों से बातचीत की कि हम किस तरह आपके हिस्से, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत की दुकान हम खोलना चाहते हैं और हमारे सहयोग से इस जनता ने प्रधानमंत्री की पार्टी को सबक सिखा दिया, बता दिया, जिससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री की छवि, प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज बदल गई। तो ये सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने कही। उन्होंने ये बात स्पष्ट कही राहुल गांधी ने कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारी निगाह स्पष्ट है। मुझे कई बार ऐसा लगता है राजीव जी कि कांग्रेस 370 को लेकर पहले स्पष्ट राय नहीं रखती थी, उसकी नीति थोड़ी धुलमुल रही है कि 370 के बारे में क्या कहे। अब जाके कांग्रेस 370 के बारे, अनुच्छेद 370 के बारे में स्पष्ट हुई है। वो कहती है कि स्थानीय लोगों की राय नहीं लेनी चाहिए और वे अब जम्मू और कश्मीर दोनों ही इलाके के लोगों की बात करते हैं। लेकिन मैसेज इसका जम्मू कश्मीर में ही नहीं है। राहुल गांधी की इस बात का मैसेज पूरे देश में है, बल्कि कहना चाहिए पूरी दुनिया में है कि राहुल गांधी ने जो आत्मविश्वास दिखाया है और जम्मू कश्मीर के साथ अपनी आगे कदम बढ़ाया है जम्मू कश्मीर के साथ, तो वो लोगों को दिखने वाला है कि देखिए एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा नेता है जो विपक्ष में है लेकिन प्रधानमंत्री को उनकी शक्ति का एहसास करा देता है कि प्रधानमंत्री जी अब वो प्रधानमंत्री नहीं बचे जो पहले कभी होते थे। तो राहुल गांधी ने जो बातें कही अपने आज के भाषण में, तो एक तो उन्होंने ये कहा कि हम लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। तो ये बड़ा विचित्र बात है और इसे राहुल गांधी ने रेखांकित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं लोगों का डर मिटाने आया हूँ। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए, क्या आपको जम्मू कश्मीर के लोग अच्छे लगते हैं, तो उनके इरादे स्पष्ट है। और इंडिया गठबंधन की बात भी उन्होंने की और कहा कि मोदी और उसकी पार्टी को इंडिया गठबंधन ने सबक सिखा दिया है
जो मोदी जी पहले चौड़ी छाती करके आते थे अब वैसे नहीं आते। और उन्होंने, राहुल गांधी ने अपने भाषण में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कला सीख ली है कि वे देह भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का, जो ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है दर्शकों पर या श्रोताओं पर। तो ये बात उन्होंने कही और मोहब्बत के साथ उन्होंने एकता की बात भी कही कि एकता और मोहब्बत दोनों चीज़ें हम चाहते हैं और नफरत की काट नफरत से नहीं होती, हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। ये बात राहुल गांधी बार बार कह रहे। कांग्रेस ने चर्चाएं की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो सीट शेयरिंग की है उस पर भी चर्चा की है। और इस बार चुनाव दिलचस्प होंगे क्योंकि महबूबा मुफ्ती की बिटिया भी इस बार चुनाव लड़ने के मूड में है। पिछली बार वो बीजेपी के साथ थी, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल बीजेपी के सामने यह है कि उसे चुनाव में कोई पार्टनर ही नहीं मिल रहा और बीजेपी ये बात जानती कि अपने अकेले के बूते पे वो कुछ कर नहीं सकती। तो ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए चुनौती वाली है। राहुल गांधी और खड़गे जी की 2 दिन की सक्रियता, अब्दुल्ला सीनियर और अब्दुल्ला से मिलना और आम लोगों से मिलना जुलना, फूड कैफे में जाना, आइसक्रीम खाने जाना, ये मैसेज देती है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष एक आम आदमी की तरह हैं और वे लोगों से मिलने जुलने और बातचीत करने में यकीन करते हैं। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी जो आज श्रीनगर और उसके बाद जम्मू कश्मीर में करते हुए नजर आए, आम लोगों से मिलना, आइसक्रीम खाने जाना और दुकानों पे जाना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं राहुल गांधी को कश्मीर के बहुत करीब लेके जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी वहीं से सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर करते हुए, और एक महत्वपूर्ण बात और भी थी कि राहुल गांधी जब कांग्रेस का नाम ले रहे थे तो साथ साथ इंडिया गठबंधन का भी नाम ले रहे थे। उनके हर वक्तव्य, हर बयान में अगर कांग्रेस को कहीं वो क्रेडिट दे रहे हैं तो तुरंत वो इंडिया गठबंधन को भी क्रेडिट दे रहे हैं। यानी यहाँ साफ है, एक क्लैरिटी है इस गठबंधन में, वो साफ दिखाई देता है। आना चाहता हूं कुमार नरेंद्र सिंह जी आपके पास, जरा आपसे भी समझूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस चर्चा से जरा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कैसे बढ़त बना ली है, कैसे इंडिया गठबंधन ने बढ़त बना ली है, और कैसे यहां राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को सीधा ललकारते हुए नजर आते हैं, इस पर आपकी समीक्षा। जी मुझे लगता है 2 चीज़ें। राहुल गांधी ने जो जम्मू एंड कश्मीर से शुरुआत की है उसके पीछे मुझे जो नज़र आ रहा है वो यह कि मोदी जी ने जहाँ जहाँ भी लोगों की उपेक्षा की है, लोगों के जन भावनाओं की उपेक्षा की है, राहुल गांधी वहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं। चाहे वह मणिपुर हो, जितने कांड हुए हैं उन जगहों की बात करें, चाहे हाथरस हो, चाहे जो भी हो, और वही हाल कश्मीर का है। कश्मीर में मुझे लगता है कि कश्मीर हमारे लोकतंत्र के माथे पर सबसे चमकता हुआ सितारा था। यह पाकिस्तान जैसे जो थियोक्रेटिक स्टेट हैं उसका सबसे बड़ा जवाब था, उनके गाल पर सबसे बड़ा तमाचा था कि हम अपने यहाँ एक मुस्लिम बहुल स्टेट को स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं। यह सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया में यह एकमात्र ऐसा उदाहरण है। अगर सोवियत यूनियन के दौरान की चीज़ों को छोड़ दें तो, क्योंकि वहाँ पर वह पहला सोवियत यूनियन स्टेट था जिसने अपने जो मध्य एशिया के देश शामिल थे उसमें, या अन्य देश कुछ 7, 8, 9 देश शामिल थे, उनको उसने राइट टू सेसेड का अधिकार दिया था कि आप चाहें तो हमसे अलग हो सकते हैं। हमारे भारत ने कहा कि हम राइट टू सेसेड तो नहीं देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम विशेष दर्जा ज़रूर देंगे। और यह विशेष दर्जा का लाभ सिर्फ कश्मीर को नहीं मिलता था, इस विशेष दर्जा का लाभ पूरे भारत को मिलता था। पूरी दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा होता था कि देखो देखो लोकतंत्र इसको कहते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने अपने भाषण में जो बात की उसमें दूसरी बात यह आती है कि फेडरल डेमोक्रेसी की तो इन लोगों ने बात लगा रखी है, इसमें कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं कि फेडरलिज्म में ये बोलते ज़रूर हैं
मोदी जी और उनकी पार्टी कि हमें फेडरलिज्म में विश्वास है, लेकिन आपका काम फेडरलिज्म के पूरी तरह खिलाफ होता है। इसलिए राहुल गांधी के भाषण को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि राहुल गांधी ने फेडरल डेमोक्रेसी की प्रतिस्थापना के लिए सबसे बड़ी कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मैं प्यार करता हूं। आपको याद होगा कि जब कश्मीर को एक तरह से छोड़ दिया गया था कि कश्मीर को नहीं लेना है, तो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें तो कश्मीर चाहिए, इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े। और आज अगर कश्मीर इस देश में है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही जिम्मेदार हैं, वरना इसे तो फेंका जा चुका था। इसे तो कहा जा रहा था कतिपय लोगों द्वारा कि यह तो टोकरी का सड़ा सेव है, यह नेहरू ने कहा। और आज जो राहुल ने बात की है वह उसी लाइन की बात है कि हम इसे टोकरी का सड़ा सेव नहीं, माथे की बिंदी समझते हैं, और माथे की बिंदी जब मिटती है तो उसका अर्थ आप जानते हैं। राहुल गांधी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करके, सीटों का समझौता भले ना हुआ हो, वो तो हो ही जाएगा, आज ये तय कर दिया कि मोदी जी आप यहाँ अब पिछड़ रहे हैं, हम आगे निकल गए। और ये सच बात है। राहुल गांधी ने सिर्फ अपने काडरों में नहीं, अपने पार्टी के जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके बीच नहीं, उन्होंने लोगों के मन में विश्वास पैदा कर दिया है कि अब कुछ हो सकता है। ये जो स्थिति बिगड़ी हुई है उसने लोगों के मन में विश्वास पैदा कर दिया है। राहुल गांधी ने जो विश्वास टूटते जा रहा था पिछले 10 सालों में, वह विश्वास लोगों के मन में आ गया है कि नहीं, हम इस वर्चस्ववादी राजनीति और 56 इंच के सीने से भी लड़ सकते हैं। यह विश्वास पैदा किया है राहुल गांधी ने। तीसरी बात कि इसका, जैसा कि हमारे मित्र ने बताया, यह जम्मू कश्मीर तक सीमित रहने वाला नहीं है। इसका संदेश दूर दूर तक जाएगा और उसके संकेत मिलने भी लगे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे हैं। जिस तरह से लोगों ने राहुल गांधी से बात करने के लिए, उनको एक बार देखने के लिए टूट पड़ रहे हैं, वह कोई साधारण बात नहीं है। आज के पहले 2 साल पहले, 4 साल पहले ऐसा नहीं था। मोदी जी को देखने के लिए लोग टूटते थे, लेकिन आज राहुल गांधी को देखने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि राहुल गांधी ने एक विश्वास पैदा किया है। लोगों को लगता है कि यह अपना है। मोदी जी कभी अपने नहीं लगते होंगे कुछ लोगों को, जो आज भी उनको लगते हैं, लेकिन आम जनता को अपना जैसा नेता पहली बार मिला है। और कश्मीर में तो मुझे नहीं लगता है कि अब भाजपा के लिए कोई विशेष जगह बच गई है। पीडीपी भी आएगी, ये मैं लिख के देता हूं। पीडीपी को आना है इस गठबंधन के साथ, क्योंकि अगर वो नहीं आते हैं तो उनकी भी राहें इतनी कठिन है कि उनको कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। तो ये कश्मीर में जो इंडिया गठबंधन के पांव पड़े हैं, पांव रख दिया है राहुल गांधी ने, सिर्फ कांग्रेस का नहीं, इंडिया गठबंधन का, वह उसकी अनुगूंज और गूंज बहुत दूर तक जाएगी। धन्यवाद। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी की बात हम कर रहे हैं और विजुअल्स आप लोग देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी कल पहुंचे खरगे जी के साथ, और उसके बाद आज 2 अलग अलग सभाओं को उन्होंने संबोधित किया। एक श्रीनगर में सुबह, उसके बाद उसी सभा को संबोधित करने के बाद पहुंचे उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के घर पे। वहां बैठक हुई। उस बैठक के बाद ये तय हो गया कि ये दोनों दल, यानी कांग्रेस और एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कर दिया, कह दिया कि हम लोगों ने तय कर लिया है कि हम साथ चुनाव लड़ेंगे, और इस गठबंधन में अगर कोई और दल आना चाहते हैं तो हमारे जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। तो ये एक बड़ा पैगाम, बड़ा मैसेज पीडीपी के लिए माना जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती अगर चाहें तो वह आ सकती हैं। इंडिया गठबंधन कितना इंटैक्ट है, कितना मजबूत है यहाँ पे, वो बताते हुए राहुल गांधी भी नजर आए, और कई बार अपने कार्यकर्ताओं में जब उत्साह भर रहे थे तो वो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को भी उसी हिसाब से देख रहे थे। लेकिन यहाँ से क्या कहानी जो है यही खत्म होती है या उसकी शुरुआत होती है? नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार प्रहार करते हुए राहुल गांधी यहाँ नजर
नजर आए। और राहुल गांधी जब नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रहार करते हैं, अब तो वो बॉडी लैंग्वेज के साथ भी प्रहार करते हैं। आना चाहता हूं जरा जल्दी से डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। राहुल गांधी तब और अब, साल भर पहले के, 1.5 साल पहले के राहुल गांधी और भाषण कला की बात कर रहा हूं मैं, और उसके साथ साथ अब जबकि चुनाव फिर से है, अभी 2 राज्यों के चुनाव हैं, इसके बाद फिर 2 राज्यों के चुनाव बाकी हैं, उसमें उसकी बात हम करेंगे, महाराष्ट्र और झारखंड की। उसके तुरंत बाद फिर दिल्ली का चुनाव, बिहार का चुनाव, तो बहुत कुछ अभी होना बाकी है। ऐसे में राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को जब तैयार करते हुए, जोश भरते हुए नजर आते हैं, तो यहां आप जम्मू कश्मीर या हरियाणा के लिहाज से देखिए तो किस हिसाब से आप देखते हैं कि यहां कांग्रेस यहां मजबूती के साथ खड़ी हो सकती है? जी राजू जी, असली बात यह है कि 30 जनवरी 2023 वह सभा थी जिस दिन राहुल गांधी ने वहां पर श्रीनगर में बर्फबारी के बीच अपना भाषण किया था। वो बेहद भावुक करने वाला उनका भाषण था। उस समय भी उन्होंने बहुत सारी चीजें कही थी। उन्होंने बताया था कि आप लोगों के साथ जो हो रहा है उन चीजों को मैं महसूस करता आया हूं। और उन्होंने उस वक्त भी नेहरू जी का जो संबंध है, कायदे से उनके परिवार का, परनाना का जो संबंध है इस राज्य के साथ, उसको उस समय उन्होंने उजागर किया था। और आज फिर से उन्होंने उसकी ओर इशारा किया है कि हमारा इसके साथ क्या संबंध रहा है। तो निश्चित रूप से वहां पर कांग्रेस की बहुत बड़ी देन रही है। और ऐसा भी माना जाता है कि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनने से अगर किसी ने बचाया था, विशेषकर कश्मीर को, तो कांग्रेस की ही नीति थी और नेहरू की ही देन थी कि आज कश्मीर जो है, जितना बड़ा हिस्सा हमारे पास है, वो उसी की देन है। तो लोग इस बात को मानते भी हैं। जहां तक पीडीपी वाले आएंगे कि नहीं आएंगे मैं नहीं जानता। मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनको आना चाहिए। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने गलती की कि एक जगह मिलकर लड़ा दिल्ली में चुनाव और वहां पर पंजाब में जो है अलग अलग लड़े, ये गलतियों से सीखने की जरूरत है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच गठबंधन वहां पर वैसा नहीं हो सका पश्चिम बंगाल के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उन चीजों को लेकर सीखना भी पड़ेगा। क्योंकि ये जो चुनाव है ये बहुत ही क्रूशियल है। इस मायने में क्रूशियल है कि जब धारा 370 वहां से हटाई गई, उसके बाद पहली बार जो है वो जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता को फेस करने जा रही है। मैं कह सकता हूं उसे बहुत सारी चीजों के जवाब देने हैं। उसे पहली बात तो ये जवाब देना है कि जो आप दावा करते थे कि 370 के बाद जो है यहां पर से आतंकी घटनाएं खत्म हो जाएंगी, कश्मीरी पंडित लौट आएंगे, तो कायदे से कितने कश्मीरी पंडित लौट सके हैं इसका भी जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। नित्यानंद राय ने जो संसद में बताया था तो उसके हिसाब से तो बहुत कम कश्मीरी पंडित लौट पाए हैं। हालांकि ऐसा अनुमान था कि 1990 के आसपास लगभग 1,45,000 कश्मीरी पंडितों के जो परिवार हैं वो वहां से पलायन कर गए थे। उसके मुकाबले इतने कम लोग लौटे हैं कि उसके बारे में उसे कोई उपलब्धि नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी बात यह होने वाली है कि अब वहां की जनता याद दिलाएगी भारतीय जनता पार्टी को कि किस प्रकार से आपकी जो ट्रोल आर्मी है वो यहां पर कहती थी कि 370 हटने के बाद यहां हम प्लॉट खरीदेंगे और कश्मीर की जो बहुएं हैं, कश्मीर की जो लड़कियां हैं वो हमारी बहुएं बनकर आएंगी। ये पहली बात है। उसके बाद कश्मीर फाइल आपने बनवाई, उस कश्मीर फाइल में आपने जो दिखाकर जम्मू कश्मीर को, विशेषकर कश्मीर को जो बदनाम करना चाहा, उसका जवाब भी देने का मौका जो है अब जो है भारतीय जनता पार्टी को वहां देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी वहां मैदान से इसलिए दूर रहना चाहती है क्योंकि इनमें से किसी का भी जवाब उसके पास नहीं है। लगभग हर साल 150 से 250 और 250 घुसपैठ की घटनाएं आज भी हो रही हैं। जबकि आपने 2016 में ही दावा किया था कि नोटबंदी के बाद जो है एक तरफ हमारे छत्तीसगढ़ से जो है वो माओवाद खत्म हो जाएगा और उधर जम्मू कश्मीर और आसपास की जितनी सीमाओं से हैं वहां से घुसपैठ बंद हो जाएंगी। कश्मीर के जो मामले हैं वो सीधे बताते हैं कि घुसपैठ भी आप रोकने में नाकाम रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को नहीं लौटा सके हैं। ये कश्मीर को लेकर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं कि अब इसका जवाब भारतीय जनता के पास, पार्टी के पास क्या है, ये देखने वाली बात होगी। एक दो बहुत छोटी छोटी बात, जो पर्सनल जो बात है कि इस समय राहुल गांधी किस प्रकार से उनकी एक तरह से
समझिए कि बता रहे हैं कि किस प्रकार से पहले उनका बॉडी लैंग्वेज क्या हुआ करता था और आज क्या हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार जो हैं वो खुद जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय राजनीति को ऐसे स्तर पर पहुंचा गया है कि हर कोई जो है एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले भी करने लग गए हैं। ये मोदी जी को सोचना चाहिए कि उनकी देन क्या है भारतीय राजनीति को, कि यही है कि देश का प्रधानमंत्री भी आज एक मजाक का हिस्सा बन गया है, जिसकी शुरुआत खुद उन्होंने की थी। राहुल गांधी के लिए, उनके परिवार के लिए, विपक्षी नेताओं के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कहा पिछले कुछ समय से, उसका प्रतिफल हम आज देख रहे हैं। अंतिम बात, मुझे अब इस समय एक दो तीन बातों को लेकर नेहरू जी की याद आ रही है। नेहरू जी ने कहा था कि किसी भी एक संप्रदाय की जो कट्टरता है वो दूसरे संप्रदाय की कट्टरता से खत्म नहीं होगी, बल्कि दोनों मिलकर समग्र कट्टरता को बढ़ाएंगे। राहुल गांधी भी आज यही कहते आ रहे हैं और आज उन्होंने फिर से इस बात को एम्फेसाइज किया कि हम किसी की ऐसी बातों का जवाब कट्टरता से नहीं देंगे। तो कुल जमा मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये बात बड़ी अपील करेगी। अब जम्मू एंड कश्मीर का जो चुनाव है वो बेहद रोचक होगा, और न केवल रोचक होगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी की उस पूरी की पूरी जो एक तरह का जो पॉलिसी है, और जिसके लिए कहा गया था कि 370 जो है एक बहुत बड़ा कदम है, वो उस पर मोहर लगेगी कि लोगों ने इसे स्वीकार किया या नहीं किया। अगर मैं आज के समय में कहूं कि वहां पर की स्थिति ऐसी है कि लोग अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए बैठे हैं, जो उनके साथ भी जाएगा तो वो भी उसी तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जाएगा। इस समय बढ़त जो है निश्चित रूप से राहुल गांधी ने ले ली है। अभी इधर जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा हुई है और वो पहुंच चुके हैं। निश्चित रूप से कहानी जो है मुझे ऐसा लगता है कि आगे बढ़ेगी, और इस कश्मीर का चुनाव जो है मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। राजीव जी। कश्मीर का चुनाव सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए भी क्योंकि 10 साल बाद यहाँ चुनाव हो रहे हैं। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये कि अभी से पहले जब 2014 में चुनाव हुए थे तो उस समय पीडीपी और बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी। 4 साल वो सरकार चली, फिर बीजेपी ने अपना हाथ खींच लिया, चुनाव में चले गए। लोकसभा चुनाव 2019 का 18 में गठबंधन से हाथ खींचा, लगभग दिसंबर की बात थी, और उसके बाद 19 में ही फिर से सरकार पर सत्ता पर काबिज होने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 को वहां से हटाने के लिए जो कुछ करना था वो कर डाला, और न सिर्फ आर्टिकल 370 के कई सारे प्रावधानों को वहां खत्म किया, बल्कि उसके साथ साथ स्टेटहुड का दर्जा भी यानी पूर्ण राज्य का दर्जा भी छीन लिया गया। 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। और ये सब कुछ इसके बाद से कहानी बहुत आगे बढ़ी, बहुत प्रोटेस्ट हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब फिर से 10 साल बाद चुनाव होने को है, और उस चुनाव में की प्रक्रिया, तैयारियों, उसका जायजा लेने के लिए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों जम्मू कश्मीर में थे, श्रीनगर में और जम्मू में थे, और वहां पर जो भाषण हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से शुरुआती भाषण, अमलेंदु जी के पास आऊं उससे पहले जो सबसे शुरुआत में राहुल गांधी के भाषण को हमने सुनाया, जम्मू में वो भाषण दे रहे थे, उस भाषण को सुनाया, उसको एक बार फिर से सुन लेते हैं जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए, और फिर अमलेंदु जी आपके पास आता हूं, जरा लेकर आइए भाषण को। आप लोग हमारे लड़ते हो और ये विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा के बीच में लड़ाई है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? मैं आपको बता रहा हूं, आप गलत फहमी में मत हो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐसे ये करवा दिया। ये आपकी देन है, आपका काम है। और मैं तो पार्लियामेंट में बैठता हूं, मुझे तो बिल्कुल सामने दिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो कॉन्फिडेंस थी उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको इतना साइकोलॉजिकल टेंशन दिया कि उनकी साइकोलॉजी कोलैप्स कर गई।
और वो जो प्रधानमंत्री थे, सच्चाई है पूरा देश देख पा रहा है, जो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जिनका ऊपर था, वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। और ये आप लोगों का काम है। क्यों? क्योंकि कठिनाई के समय, जब कठिनाई थी, जब आपकी विचारधारा पर आक्रमण हो रहा था, तो आप लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए घूम रहे थे। तो सुन रहे थे अमलेंदु जी, राहुल गांधी और न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए। कैसे देखते हैं आप इस पूरे आज के राहुल गांधी के भाषण को, और इसके साथ साथ कैसे देखते हैं आप जम्मू कश्मीर में खासकर कांग्रेस की तैयारियों को? देखिए राजीव जी, एक तो जो राहुल गांधी का आज का भाषण था, वो चाहे श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में हो और चाहे जम्मू में अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में हो, दोनों जगह एक बात साफ समझ में आ रही थी कि राहुल गांधी ये तो बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास डगमगा गया है, लेकिन देखने में ये आया कि राहुल गांधी का आत्मविश्वास भी बना हुआ है। तो ये एक अंतर जो है वो देखने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास निश्चित तौर पर डगमगाया हुआ है। 4 जून के बाद प्रधानमंत्री जितनी बार भी अवतरित हुए हैं, हर बार उनका कहीं ना कहीं आत्मविश्वास डगमगाता हुआ साफ तौर पर दिखाई दिया है। राहुल गांधी उसके बाद भी 4 जून के बाद भी जब भी दिखाई दिए हैं, उनका आत्मविश्वास ठीक उसी तरीके का है जैसा चुनाव से पहले था, बल्कि बढ़ा हुआ है। और आपको याद होगा राजीव जी, जब संसद सत्र समाप्त हुआ, उसके बाद जो स्पीकर ओम बिरला साहब थे, उन्होंने जो एक बैठक बुलाई तमाम बड़े नेताओं की, प्रधानमंत्री भी इसमें बैठे हुए हैं और राहुल गांधी भी हैं। आप देख सकते हैं जिस देह भाषा की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री के चेहरे पे कितना तनाव साफ तौर पर दिखाया जा सकता है, और जबकि राहुल गांधी जो है बड़े मुस्कुराते हुए कूल डूड बने हुए बैठे हुए, और राहुल गांधी जितना मुस्कुराते जाते हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे पर तनाव उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो ये तो राजीव जी एक बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है, तनाव उनका बढ़ता जा रहा है। अब इसका कारण राहुल गांधी नहीं, बल्कि इसका कारण जनता ने भारतीय जनता पार्टी को तमाम हेराफेरियों के आरोपों के बाद 240 पे लाकर समेट दिया है। इसीलिए प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है। अब राजीव जी का प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री का भरोसा भी मशीनों पर भी डगमगा गया होगा, क्योंकि राजीव कुमार पे भी भरोसा डगमगाया हुआ होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे प्रधानमंत्री का भी भरोसा डगमगाया हुआ होगा, और वो देखना है कि वो जिन पे भरोसा प्रधानमंत्री करते थे, भारतीय जनता पार्टी जिन पे भरोसा करती थी, वो भरोसा कितना टूटता है आने वाले 2 विधानसभा चुनाव में। चूंकि हाल फिलहाल में यही 2 विधानसभा चुनाव हैं, हो सकता है कि सितंबर का महीना शुरू होते होते और 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव घोषित हो जाए, तो वहां भी फिर 5 राज्यों में चुनाव हो जाए। लेकिन अब अभी संभावना ये है कि 3 राज्यों में अभी चुनाव घोषित नहीं होंगे, इन 2 राज्यों के होने के बाद वहां घोषित किया जाएगा। क्योंकि अगर एक साथ 5 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे, तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है, तो वो तो फिर बिल्कुल और खराब हो जाएगा। तो ये निश्चित तौर पर इस तरीके से देखा जा रहा है। कांग्रेस की जो तैयारियां हैं राजीव जी, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि जम्मू कश्मीर को कांग्रेस ने उसी तरीके से गस दिया है जिस तरीके से तेलंगाना को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया था राजीव जी। और आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी तेलंगाना गए थे, और तब ये सवाल उठ रहे थे कि पहले चुनाव तो जो है वो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, में है, और राहुल गांधी घूम रहे हैं अभी तेलंगाना में। तो लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया था कि तेलंगाना राहुल गांधी पहले क्यों जा रहे हैं। इसलिए लोगों को अभी ये समझ में नहीं आया है कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहले क्यों जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का महत्व राजीव जी सिर्फ देश की राजनीति में ही नहीं है, या जम्मू कश्मीर का महत्व जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए नहीं है, जम्मू कश्मीर का महत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी है। और जम्मू कश्मीर से अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू होती है और अच्छे परिणाम वहां से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां हारती है बुरी तरीके से, तो उसका संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएंगे और देश का मस्तक जो है वो ऊंचा होगा। वैसे भी कश्मीर देश का मस्तक है, लेकिन कश्मीर में अगर जो चुनावी प्रक्रिया है, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, वो मजबूत होती हैं, तो इसका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। क्योंकि अभी तक दुनिया जो देख रही थी
वो विदेशी प्रेस के नजरिए से देख रही थी या जो सरकार दिखा रही थी उस चश्मे से देख रही थी। दोनों ही चश्मे राजीव जी एक तरह से कहा जाए वो जम्मू कश्मीर की जो असल स्थिति थी उसको बयान नहीं कर रहे थे। सरकार जो दिखाना चाहती थी, सरकार जो दिखा रही थी अभी तक, वो निश्चित तौर पे जम्मू कश्मीरियों का दर्द नहीं था, वो कहीं भी उसमें झलकता नहीं था जो जिसकी बात राहुल गांधी आज श्रीनगर में कर रहे थे। विदेशी प्रेस जो दिखाना चाह रहा था इंडिया, जिसने दिखाया जो भी कुछ दिखाया, उसमें कहीं ना कहीं भारत विरोध की भी बूंद बहुत ज्यादा थी। तो दोनों चीजें एक अतिरेक के साथ थी। कश्मीरियों का दर्द किसी ने भी नहीं समझा कि असल में कश्मीरियों का दर्द क्या है, कश्मीरी क्या चाहता है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको राहुल गांधी ने अच्छे तरीके से महसूस किया है और कश्मीर के लोगों से जो उन्होंने आज वायदा किया है, खासतौर से जो उनकी श्रीनगर में बहुत छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुश्किल से मैं समझता हूँ 2 या 3 मिनट राहुल गांधी ने जो अपनी बात रखी है और उसमें उनका एक वादा था सिर्फ कि हम आपका स्टेटहुड वापस दिलाएंगे। और राजीव जी किसी भी कश्मीरी से आप बात कीजिए, उसके लिए आज चुनाव से ज्यादा जरूरी उसका राज्य वापस होना और पूर्ण राज्य उसका जो है वापस मिलना, वो उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। कश्मीरियों के लिए उसी तरीके से स्टेटहुड जो है महत्वपूर्ण है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के या बिहार के या मध्य प्रदेश के या अन्य राज्यों के लोगों के लिए एक पूर्ण राज्य महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से कश्मीर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो कश्मीर के लोगों का दर्द है वो राहुल गांधी ने समझा है और कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को ये संदेश भी दे दिया है कि आपको अपना दर्द कम से कम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके दर्द को अच्छे तरीके से महसूस करता हूँ। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें राहुल गांधी के इस दौरे की और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे और ज़रा ये भी समझने की आप कोशिश करें। एक बार फिर से आना चाहता हूं पंकज जी आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात यहां हो रही है और इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी उन पर सीधा हमला बोल रहे हैं। ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि बात जम्मू कश्मीर की है, लेकिन वहाँ पे नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने की क्या ज़रूरत थी? क्यों बोल रहे थे? क्यों नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे थे बार बार राहुल गांधी? ये समझना पड़ेगा कि आरएसएस के जितने भी राजनीतिक स्वरूप रहे हैं, हिंदू महासभा के बाद से जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी या उनके अनुषंगी 180 संगठन, सभी के जो मूल जो कैडर का पहला शब्द था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक निशान एक विधान और धारा 370 समाप्त करना, ये एक प्राइम नारा पूरे देश में था। पूरे देश में बताया गया था कि 370 के कारण कश्मीर हमारा नहीं रहा है। अब 370 को समाप्त करने के बाद में हमको क्या मिल रहा है, ये जो सवाल है, इस सवाल के लिए नरेंद्र मोदी ने जितनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, उसके लिए उनपे सीधा हमला करना जरूरी है। वो दूसरी चीज है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से 370 के प्रावधानों को समाप्त करके वो विधानसभा को भंग किया गया था, वो गैर संवैधानिक था और वो उन्होंने अपने कथित अतिरेक में, अधिक बहुमत के दंभ में वो कर दिया था। लेकिन जनता ने अब उनके जो पर काट दिए हैं, अब वो इस स्थिति में नहीं है। देखिए, आपको एक चीज समझे कि 370 भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व के बराबर की पहचान रहा है। राम मंदिर, 370, ये उनके मूल मुद्दे रहे। तो सवाल तो यही पूछा जा रहा है पूरे देश में भी। और सबसे बड़ी चीज है कि जैसे अभी अमलेंदु जी ने भी बोला कि जम्मू कश्मीर का मसला ऐसा है कि जो जम्मू कश्मीर में नहीं होता है तो पूरी दुनिया में उसकी गूंज होती है। तो 370 के मसले पर हमने कश्मीर में क्या पाया, ये जब सवाल खड़े होते हैं तो जो उन्होंने उद्दंडता से वहां का विभाजन किया ऐतिहासिक रूप से कि एक पूर्ण राज्य को समाप्त करके आपने यूटी बना दिया। और आपको यहां और बताऊं, पिछले साल लगभग इसी समय सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई थी 370 पूर्ण राज्य को लेकर। दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में बोला कि ये हमने इन्हीं अधिकारों के अंतर्गत किया है, लेकिन हम शीघ्र ही जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा लौटा रहे हैं। और उसके बाद में इन्होंने चुनाव की घोषणा की। अब आप इस मसले को समझ लें, वो क्यों पूर्ण राज्य नहीं बना रहे। उसका कारण यह है
कि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर का चुनाव वो हार रहे हैं। आप याद करें 2019 का गुपकार गठबंधन, जिसके अंदर कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, ये सजाद लोन की पार्टी और पैंथर्स, ये 8 दल शामिल थे। और जब डीडीसी के इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने लगभग स्वीप किया था। बीजेपी को 245-46 सीट में से महज 75 सीटें मिली थी, वो भी जम्मू में मिली थी। ये जो गठबंधन यदि इस तरीके से इंडिया गठबंधन काम करता है, गुपकार गठबंधन को बदनाम किया गया। जो लोग गुपकार को लेकर मजाक उड़ाते थे उनको शायद ये नहीं मालूम है कि श्रीनगर में गुपकार रोड है और जहां पर फारूक अब्दुल्ला का मकान है, और चूंकि उस मीटिंग में वहां पे मीटिंग हुई थी और उसमें एक गठबंधन बना था, इसलिए उसको गुपकार गठबंधन और उसका घोषणा पत्र कहा गया था। उस गुपकार घोषणा पत्र में 370 और उसको मांग को लेकर था, हालांकि वो बाद में कोलैप्स हुआ वो। लेकिन आज वो एक सामने है। मैं फिर आ रहा हूं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव हार चुकी है। यदि भारतीय जनता पार्टी वहां बेहतर स्थिति में होती तो सबसे पहले पूर्ण राज्य का दर्जा देकर चुनाव कराती, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अभी से 8 महीने पहले वादा किया। जब आप सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं, हलफनामा देखिए, कि वहां 370 हटाने के बाद में सामाजिक और कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत सुधर गई है, वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, तो फिर आपके पीछे बाधा क्या है? असल चीज है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग वहां पर दिल्ली और पांडिचेरी तरीका करना चाहते हैं कि वहां पर एक एलजी बैठा रहेगा, आपकी सरकार भले हो, वो आपको काम नहीं करने देगा, जिससे जनता के बीच में मैसेज जाए कि आपने तो इनको चुनाव जिता दिया, लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा फर्क है। दिल्ली की जनता परजीवी है। जो लोग सुन रहे हैं उनको बुरा जरूर लगेगा। दिल्ली की जनता में कोई राजनीतिक इतनी जागरूकता नहीं है, क्योंकि उनको सभी सुविधाएं हाथ में बैठे बैठे मिलती हैं। वो जो कश्मीर का आदमी है ना, जो इंटरनेट के लिए, पानी के लिए, अपने मन से रात में अंधेरे में निकलने के लिए डिपेंड है, वो राजनीतिक रूप से और अपने अधिकारों के लिए वो जिन्होंने अपने हर साल सैकड़ों लोग अपने घर के खोते हैं। उस सियासत को सोचिए। लोग कहते हैं कश्मीर में आतंकवाद में कौन मारा जा रहा है। आप देख तो लीजिए, वहां पे जो 35,000 लोग मरे हैं, 35,000 में से 32,000 तो मुसलमान लोकल ही मरा है। वो उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के घर के लोग हैं। वो लोग खून की कीमत देखकर डेमोक्रेसी की कीमत जानते हैं। वो मुफ्त बिजली और भले वाले में से निकल के सियासत नहीं करेंगे। तो ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को है कि वो वीके सक्सेना सरीका वहां पर मनोज सिन्हा का साथ खेल करके सरकार को गिरा दें। आप देख लीजिए, लोकसभा में वो चुनाव ही नहीं लड़े, और अभी भी जम्मू की 43 सीट के अलावा वो एक भी सीट नहीं लड़ेंगे। 90 में से केवल 43 सीट पे चुनाव लड़ना है उनको, तो वो सरकार कहां से बना रहे हैं? और ये जो चीजें हैं, राहुल गांधी और राहुल गांधी की टीम, खड़गे जी की टीम बहुत बेहतरीन तरीके से जानती है, इसलिए वो एग्रेसिवली अभी से प्रचार कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हमको सरकार में आना है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि सुप्रीम कोर्ट कभी कभार स्यू मोटो ले लेता है। उसको कोलकाता की स्यू मोटो याद आती है, लेकिन ये याद नहीं आती कि 8 महीने पहले इस सरकार ने वादा किया था कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा जल्दी देंगे। वो जल्दी क्या होता है? इसीलिए राहुल गांधी एग्रेसिवली, जब तक नरेंद्र मोदी पे हमला नहीं करेंगे तब तक स्थानीय लोगों के मन में उनके प्रति जो भरोसा है वो और मजबूत और स्थायी नहीं होगा। ये सियासत राहुल गांधी बहुत अच्छी तरीके से जान गए और इसीलिए वो इस मॉड ऑफ ऑपरेंडी को अपना रहे हैं। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या इस सियासत के दम पर कांग्रेस अभी बढ़त में दिखाई देती है? प्रकाश जी शायद डिस्कनेक्ट हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह जी, आपको क्या लगता है, क्या इस दम पर कांग्रेस यहां बढ़त पे है? यह 100% तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी भी कुछ कमजोरियां हैं, और उसमें सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जमीनी स्तर पर उसके कार्यकर्ता उतने नहीं हैं जितने
ज़रूरत है, और हैं भी तो उतने एक्टिव भी नहीं हैं। माना कि कुछ लोग एक्टिव हैं और उससे, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। वहाँ पर लोकल यूनिट को ज़्यादा एक्टिवेट करना है और लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन लोगों को बहुत काम करना होगा। ये माना कि एक बहुत ही अच्छा शगुन की तरह मैं इसको अभी देख रहा हूँ, क्योंकि इस शगुन का शुभ रिजल्ट अभी मुझे उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है जैसा बताया जा रहा है या कहा जा रहा है। हाँ, लेकिन इस शगुन में संकेत छुपा हुआ है कि इसका परिणाम बेहतर आएगा और जरूर आएगा। जिस तरह से चीजें बदलने लगी हैं, और राहुल गांधी ने जो मोदी जी पर आक्रमण किया है, आक्रमण क्या, उन पर उनके खिलाफ जो बातें की हैं वह कोई नई बात नहीं है। वह पूरे पिछले लोकसभा आंदोलन के दौरान, पूरे आंदोलन के दौरान वह हर सभा में मोदी जी को जरूर टारगेट करते थे, क्योंकि यह इसलिए जरूरी था उनके लिए ऐसा करना कि जो लोग मोदी जी या भाजपा से परेशान हैं वे सीधे राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन से अपने को कनेक्ट कर ले, और यही काम राहुल गांधी कश्मीर में कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि इसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। परिणाम तो अभी दिखाई देने लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी साथ आ गई। पीडीपी के एक ट्रेजरर ने बयान दिया ही है कि हमें आने में कोई उज्र नहीं है, बशर्ते कि कुछ चीजें तय हो जाए जी। मैं कह रहा हूं सज्जाद लोन क्यों नहीं आएंगे, या तमाम लोग जो गुपकार संगठन के सदस्य रहे थे उनके आने में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। और इसलिए संभव हो पाएगा कि लोगों को राहुल गांधी की ईमानदार राजनीति पर विश्वास हो चला है। लोगों को लग रहा है कि राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते हैं, वो ये आपको धोखा देने वाली राजनीति नहीं करते हैं। जबकि पिछले 10 साल में भाजपा और नरेंद्र मोदी पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं कि हम जो कहेंगे वह तो कतई नहीं करेंगे, हम जो कहेंगे उसके विरुद्ध ही काम करेंगे। राहुल ने पूरा का पूरा नैरेटिव इसके खिलाफ गढ़ दिया है और उसको लोगों के बीच बांट भी दिया। उस नैरेटिव को लोग उसके खरीदार हैं, उसे खरीद रहे हैं और तहे दिल से खरीद रहे हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि राहुल ने जो पहल की है जम्मू कश्मीर में, उसके बड़े शुभ परिणाम आएंगे और भाजपा के लिए बहुत ही बुरे संकेत मुझे दिखाई दे रहे हैं। जी, थैंक यू राजीव जी। जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आ रहा था ज़रा इसी सवाल के साथ कि क्या आपको लगता है राहुल की रणनीतियां या कांग्रेस पार्टी की रणनीतियां सीधे नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला, और अभी तक पिछले 2-2.5 महीनों में विपक्ष जिस प्रकार हमलावर और मजबूती के साथ सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए नजर आता है, ऐसे में कांग्रेस यहाँ बढ़त बनाती हुई दिखाई देती है क्या? जबकि अब चुनाव सामने हैं, जम्मू कश्मीर का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, इसके बाद जल्दी ही घोषणा होगी। 2 चुनाव तो हैं ही, उसके अलावा भी 2-3 चुनावों की बात चल रही है, देखते हैं आगे होता क्या है। लेकिन अभी जिन 2 चुनावों की घोषणा हो चुकी है उसके आधार पर क्या यहाँ कांग्रेस बढ़त में दिखाई देती है, चाहे जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा? राजीव जी, कांग्रेस ने एक बात बहुत अच्छी तरह समझ ली है, वो ये है कि बगैर गठबंधन के, बगैर चुनावी तालमेल के हम मैदान में नहीं उतरेंगे। और इसी की तैयारी है कि कांग्रेस ने सभी राज्यों में जहां चुनाव होने वाले अपनी इकाइयों को सक्रिय हो गई है। तो इसने समझ ली है कि बगैर गठबंधन के, बगैर इंडिया गठबंधन के सहयोग के हम आगे नहीं बढ़ सकते, सरकार नहीं बना सकते। दूसरी बात ये देखिए कि जब जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखिए कि किस तरह फारूक अब्दुल्ला और उनके ऊपर मामले जो थे वो थोड़े कम हो गए, मामले से ढीले पड़ गए। मतलब फारूक पे ईडी की पकड़ ढीली हो गई। उन्होंने कहा कि कोर्ट में कहा ईडी ने कि कोई मामला बनता नजर नहीं आ रहा है, हम मामले को पीछे कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह कि बीजेपी भी ये चाहती है कि
चुनाव का माहौल ऐसा हो कि कभी मौका पड़े तो वो फारूक के साथ भी आगे आने का मौका चूके, लेकिन यहाँ बीजेपी चूक गई, है मौका नहीं आएगी। लेकिन पीडीपी वाली महबूबा मुफ्ती जी अभी दुविधा में ही है, लेकिन वो भी आएंगी। जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि महबूबा मुफ्ती ने भले ही मजबूरी में कभी बीजेपी से गठबंधन किया हो, लेकिन अभी ऐसी कोई पहल दिखती नहीं है कि वो महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ आएंगी। तो अब ये होगा कि जम्मू कश्मीर में मैं ये देख रहा हूं कि बीजेपी को साथ ही नहीं मिल रहा है। बीजेपी अकेले तो चुनाव लड़ नहीं सकती, जीतना तो दूर की बात है, बहुमत तो बहुत दूर की बात है, सभी सीटों पर उसके पास उम्मीदवार ही नहीं और कोई उसके साथ दोस्ती करना नहीं चाहता, कोई चुनावी तालमेल करना नहीं चाहता। तो दोहरी मुसीबत में बीजेपी है। वो बीजेपी जो कहते थे कि हम तो अकेले के बूते पर सारे काम कर लेते हैं। दूसरी एक और पहलू ये भी है कि लद्दाख जहां से बीजेपी को उम्मीद थी, हालांकि वो एक अलग राज्य बन गया, अलग केंद्र शासित इलाका है, वहां भी एकमात्र सांसद बीजेपी के खिलाफ मैदान में है। तो बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि पहाड़ से वो जाए तो जाए कहाँ। और राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही जगह निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष है, इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, जानते कि कहाँ उन्हें राजनीतिक हमला करना है, किसके खिलाफ क्या बात कहनी है। जो मोदी जी हर चुनाव में मोदी की गारंटी देते थे, तो राहुल गांधी को ये बताना बहुत जरूरी था कि जिस मोदी की गारंटी की बात की जा रही थी वो मोदी कहाँ है, अब उन मोदी की क्या स्थिति है। वे मोदी जो 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे थे, अब कहाँ है। तो राहुल गांधी ने ये बात बिल्कुल सही की, क्योंकि राहुल गांधी अगर मोदी पर हमला करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया वैश्विक होती है, भारत ही नहीं वैश्विक होगी कि नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री के बारे में क्या कह रहे हैं। ये बात राहुल गांधी जानते हैं। राहुल गांधी में जो चमत्कारिक परिवर्तन पिछले कुछ 3-4 साल में दिखे हैं, वो ये है कि उनकी हर कोशिश, हर भाषण, हर निशाना में बिल्कुल सही जगह लगा। दूसरी बात है कि जब वे कोई दिन ऐसा नहीं है जब वे निष्क्रिय रहते हो। राहुल गांधी के साथ ये कि हर दिन उनकी गतिविधियां सामने आती हैं और वे गतिविधियां मीडिया में छाई रहती हैं, लोगों के दिलों पर राज कर रही। तो राहुल गांधी इस बच चुके हैं और वे इसी दिशा में कर। तो मोदी पर उनका आक्रमण करने का अंदाज बिल्कुल सही रहा। इसकी प्रतिक्रिया दूसरे राज्यों में भी मिलेगी, भारत में भी मिलेगी। और एक और चीज देखिए कि इस लोकसभा चुनाव के बाद जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहां भी आप पाएंगे कि कांग्रेस की प्रदेश इकाइयां एकदम सक्रिय और आक्रामक हो चुकी हैं, स्थानीय सरकारों के खिलाफ बहुत आक्रामक है। तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी में नई जान आ गई है और उस नई जान के जरिए कांग्रेस अगले 5 साल तक लगातार संघर्ष करने वाली है। राजीव जी, नई जान कांग्रेस में, और इस नई जान के साथ साथ कांग्रेस आगे के संघर्षों की कहानी जो है वो मिटाती हुई और आगे बढ़ती हुई ये दिखेगी कांग्रेस, इसलिए क्योंकि कार्यकर्ता अगर मजबूत रहते हैं तो पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ती है। और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव से पहले उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे नज़र आते थे, राहुल गांधी भी नज़र आते थे, और फिर से अब चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में फिर से कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कोशिश। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी पहले पोलैंड गए और पोलैंड के बाद अब यूक्रेन पहुंचेंगे, और ये एक अलग कहानी उधर की है, विदेश यात्राओं की कहानी। इस पर बहुत सारी बातें लगातार होती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लगातार यात्राओं में भी नजर आएंगे। लेकिन जब भाषण देते हैं तो वहाँ ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आज जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो उन बातों का जिक्र भी कर रहे थे कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल उधर होता है और किन शब्दों का इस्तेमाल हम इधर करते हैं। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। दीपक जी, कुछ और जोड़ना चाहेंगे इसमें आप? मैं एक दो ही चीजें जोड़ना चाहता था कि जैसा हम कह रहे हैं कि पीडीपी का क्या होगा, महबूबा मुफ्ती कहाँ जाएंगे, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। वो बाकायदे मुंबई की रैली में शामिल हुई थी। उन्होंने जिस समय राहुल गांधी का रोड शो चल रहा था, उन्होंने वहां जाकर उनका स्वागत किया था। वो दोनों तीनों बड़ी रैलियों में वो शामिल हो चुकी हैं और वो बता चुकी हैं। और
राज्य के अंदर उनकी स्थानीय राजनीति के हिसाब से चाहे वो शेख इनके अब्दुल्ला साहब से अलग है, एनसी से अलग है, लेकिन इंडिया के साथ तो वो है ही हैं। तो वहां पर एक संभावना ये भी बनती है कि मान लीजिए वो अलग लड़ती हैं, तो जब सरकार बनाने की बारी आएगी तो पीडीपी कोई बहुत अलग उस सरकार से शायद नहीं रहने वाली है, ऐसा मेरा अंदाज है। तो किसी को ये कोई मुगालता न रहे कि पहले जो उसने गलती की महबूबा मुफ्ती ने कि बीजेपी के साथ सरकार बना ली या वहां पर जाएंगे, उन्होंने वहां की स्थिति को लेके बहुत कड़ी निंदा की है भारतीय जनता पार्टी के। 370 हटाने के बाद क्या स्थानीय जनता ऐसे किसी भी नेता को स्वीकार करेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे? मुझे लगता है कि पीडीपी के पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है कि वो घोषित या अघोषित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनके साथ न रहे। कांग्रेस के साथ हो सकता है कि एनसी से उनको परहेज हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के साथ तो उन्हें आना ही पड़ेगा। दूसरी अंतिम बात मैं कहना चाहता था कि देखिए, नैतिक बल जो है इस समय कांग्रेस के पास है। वहां पर कश्मीर के अंदर कश्मीर के लोगों के साथ हमेशा अगर कोई खड़ा रहा है बगैर किसी समझौते के, तो वो हमेशा कांग्रेस ही रही है। इसलिए राहुल गांधी ने आज कार्यकर्ताओं को बोला कि जब हमारी विचारधारा पे और हम पे सबसे ज्यादा हमले थे, तब भी आप लोगों ने जो है कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा था और कांग्रेस को आपने आगे बढ़ाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने जैसे जैसे अब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, सीटों का बंटवारा होगा और कुछ बातें आगे बढ़ेंगी चुनावी, तो एक तरह से और स्थिति जो है वो लगातार मजबूत होती जाएगी कांग्रेस की। जैसा कि आप कह भी रहे थे कि क्या उसको एडवांटेज है, एडवांटेज न केवल यहाँ पर है और बल्कि हरियाणा की भी एक अंतिम बात मैं कह के खत्म करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर सीधे सीधे मौके को सबसे पहले लपका है कांग्रेस ने कश्मीर में, वैसा ही वहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर हरियाणा में जो बन गया है वो है विनेश फोगाट फैक्टर। आप सोचिए कि दिल्ली एयरपोर्ट से लेके उसके गांव बलाली तक इतना बड़ा जो जुलूस निकाला, उसके पीछे किसकी ताकत थी? कांग्रेस। वहां पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का ही रोड शो था। दीपेंद्र हुड्डा वहां पर जाके उन्होंने पूरे समय उनके साथ रहे, तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस बहुत मजबूत दोनों राज्यों में हो रही है और अलग, इसलिए इसी डर के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव केवल 2 के ही कराए थे कि कहीं इसका असर महाराष्ट्र और झारखंड पर भी मत पड़ जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका असर भी आगे जाने होने वाला है और इन दोनों राज्यों में अब कांग्रेस जो है बहुत मजबूत है। राजीव जी, हरियाणा का जिक्र अभी आपने छेड़ दिया और उसमें भी विनेश फोगाट का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण है। जरा अमलेंदु जी, चाहूंगा क्लोजिंग कमेंट। क्या हरियाणा में इस बार विनेश फोगाट भी एक बड़ा मुद्दा है और यहाँ कांग्रेस उनके स्वागत के समय से ही लीड लिए हुए है जबकि बीजेपी पिछड़ गई है? देखिए राजीव जी, विनेश फोगाट एक तरह से कहा जाए अब हरियाणा की अस्मिता की पहचान बन चुकी है और विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा की जो सेंटीमेंट्स हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एकदम शत्रु के तौर पर खड़ी होती हुई नजर आती है हरियाणा वासियों को। हरियाणा के बाहर भारतीय जनता पार्टी विनेश फोगाट को एक विलेन के तौर पर पेश कर सकती है, गोंडा में पेश कर सकती है, वाराणसी में पेश कर सकती है, गुजरात में पेश कर सकती है, लेकिन हरियाणा के लोगों के लिए विनेश फोगाट किसी भारत रत्न से कम नहीं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ शायद बहुत बड़ी चूक कर बैठी कि प्रधानमंत्री की एक जिद कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री को फोन करके बधाई ना देनी पड़े विनेश फोगाट को, तो प्रधानमंत्री पहले ही मिल भी लिए ओलंपिक के खिलाड़ियों से और कोई स्वागत की तैयारी विनेश फोगाट के लिए सरकार की तरफ से नहीं की गई उस तरीके से। तो ये सारी चीजें हरियाणा के लोगों में एक शूल की तरीके से चुभ रही है राजीव जी। और देखिए, राजनीति में खासतौर से लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार होता है वही सरकार से या किसी भी राजनीतिक दल से अपने 5 साल के हिसाब चुकता करने का एक अवसर आता है। और लोग तो राजीव जी ऐसे समय में कि तूने मेरी जो नाली खोदी थी उसमें 1 तसला मिट्टी ज्यादा निकाल ली थी, इस पर भी वोट देते हैं। तो यहाँ तो जो है पूरा गोल्ड मेडल का मामला है विनेश फोगाट के लिए और हरियाणा का ही मामला नहीं था, वो पूरे भारत का ताज आता अगर वो आता। तो ये लोगों की समझ में आ रहा है कि विनेश फोगाट के साथ षड्यंत्र किया गया और षड्यंत्र के तहत विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल लाने से रोका गया। और ये षड्यंत्र किसने किया ये जनता सब समझ रही है, ना हमें कहने की कोई आवश्यकता है ना किसी और को राजीव की कुछ कहने की आवश्यकता है। सब समझ रहे हैं कि ये किसके षड्यंत्र के तहत हुआ और ये आसानी से ऐसा नहीं था कि आसानी से हो गया। तो विनेश फोगाट निश्चित तौर पर हरियाणा के लिए एक बड़ा मुद्दा है
और भी बहुत से मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कष्ट पहुंचाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर विनेश फोगाट भी एक बड़ा मुद्दा हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए होगा। जी जी बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें हम यहाँ कर रहे थे और खासकर कांग्रेस की नीतियों और रणनीतियों और उस पर राहुल गांधी के भाषण और उस भाषण के क्या मायने हैं और यहाँ से कितनी मजबूत नजर आती है कांग्रेस पार्टी, ये सारी बातें यहाँ हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ जुड़े पांचों साथी आप तक बहुत सारी बात रख चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पंकज चतुर्वेदी जी और फिर डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, फिर कुमार नरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलिंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए, अपनी बात अपने विचार पहुंचाने के लिए। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने रहे।